छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये नया हिंदुस्तान है, ना सिर्फ नई कहानी लिखना चाहता है बल्कि उस कहानी का किरदार बनकर उसे जीना भी चाहता है। इस नए हिंदुस्तान की कमान है युवा पीढ़ी और उनके हाथों में, जिसे अब जेन जी कहा जा रहा है। इस जेन जी की लड़ाई सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान भर की नहीं है और ना ही जातियों के बीच में फंसने वाली है। इसके सपनों की उड़ान कहीं ऊंची है और शायद यही वजह है कि वोटर्स जेन जी और सियासत के जेन जी के बीच एक कश्मकश चल रही है। और अगर सियासत के जेन जी ने वोटर के जेन जी के मन की बात मान ली तो यकीनन सियासत का चेहरा भी बदल जाएगा और सियासत की चाल, चरित्र भी बहुत अलग नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में कुछ हटकर बात सियासत की, लेकिन नए भारत के सियासत की। जेन जी की इसी उड़ान को डिकोड करने की आज कोशिश की जाएगी और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि आखिर जेन जी क्या है, उनकी ख्वाहिशें क्या है और साथ ही साथ ये भी समझाऊंगी कि सियासी जेन जी के सितारे इसके लिए कितने तैयार हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चेहरे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो मेरे पीछे वॉल पर सारे चेहरे नजर आ रहे हैं, ये केवल चेहरे नहीं हैं, ये दरअसल भारत का कल है। और कहते हैं कि 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की, और अगर अगले 15 से 20 साल आज की युवा पीढ़ी ने जोर लगा दिया तो 21वीं सदी हमारी होगी। वैसे तो विकसित भारत के सपनों को पूरा करना देश के हर युवा की जिम्मेदारी है और जो मुझे सुन रहे हैं आप लोगों की, इसमें करोड़ों युवाओं की हिस्सेदारी भी होगी, लेकिन इनमें सबसे अहम होंगे ये चेहरे, क्योंकि ये चेहरे और इन जैसे कई चेहरे, क्योंकि ये चेहरे सियासत की पिछली पीढ़ी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि ये जनरेशन जेन जी कल जो सियासत करेगी वो आज की सियासत से काफी अलग होगी। अब देखिए, इसकी सोच अलग होगी, ये तो हमने आपको बताया, इसके तरीके अलग होंगे, ये आपको बताएंगे, और इसके मुद्दे भी अलग होंगे। तो इन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि आखिर क्या है ये जेन जी। तो देखिए, जेन जी हाल ही में प्रचलन में आया ये ऐसा शब्द है, ऐसा टर्म है जिसे लेकर पहला ख्याल जो दिमाग में आता है वो है तकनीक, और ऐसा है भी। दरअसल जेन जी का मतलब है ऐसे बच्चे जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों का जन्म या उम्र 11 से 26 साल के बीच में है। समझे कि इसी पीढ़ी के लोगों की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई है। इस दौर में पैदा हुए लोगों ने ट्रोल, साइबर बुलिंग जैसी चीजों का सामना किया और इन्हीं के दौर में ट्रेडिंग, वेबसाइट जैसे कई स्लैंग भी फेमस हुए। लेकिन इस ग्रुप को सबसे अलग बनाती है इनकी सोच, इनकी ताकत और इनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ ये समझाती हूं कि आज अगर पूरी दुनिया में भारत में यूपीआई पेमेंट का डंका बजता है तो उसमें जेन जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज 50 साल से ऊपर के लोग भी स्मूथली किसी भी दुकान पर मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं तो इसके पीछे भी इसी जनरेशन की ट्रेनिंग है। और ये बात 40-50 साल से ऊपर के जो मेरे दर्शक हैं वो महसूस भी कर रहे होंगे। ये वो जनरेशन है जिसने तकनीकी को सबसे तेजी से अपनाया है, जो टेक्निक नई नई तरह की आई। हम और आप घर में भी इस बात की चर्चा जरूर करते हैं। आस पड़ोस के लोग चलती भाषा में बातचीत में या रिश्तेदार गर्व के साथ
ये बात भी आपको कह देते होंगे कि हमारा बच्चा तो महज 11 साल का 15 साल का है, लेकिन इस उम्र में भी मोबाइल कंप्यूटर ऑपरेटर आराम से ये पूरा ढंग से ऑपरेट कर पाता है और बड़ा माहिर है उसमें। हाँ, ये बात अलग है कि जो माएँ हैं इस जनरेशन की वो दुखी रहती होंगी, क्योंकि मैं दुखी रहती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय कंप्यूटर पे निकाल दिया। हालांकि ये बात अलग है कि वो अक्सर उस कंप्यूटर पे अपनी टेक्स्ट बुक या अपनी कोई रीडिंग किताब पढ़ते होंगे, पढ़ते भी हैं, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि ये एज ग्रुप जो है किसी भी नई चीज को बहुत तेजी से आसानी से सीख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जरा अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। पहला है चिट्ठी, दूसरा है लैंडलाइन फोन और तीसरा है मोबाइल फोन, चौथा स्मार्टफोन और पांचवा ईमेल, और एक आज का दौर है जहां संवाद के असीमित साधन और संसाधन हैं। और ऐसे हुआ क्योंकि जेन जी ने इसे तेजी से अपने डे टू डे लाइफ में अडेप्ट कर लिया। दरअसल डिजिटल क्रांति की सफलता के पीछे इस जनरेशन का बहुत बड़ा योगदान है, जो इन बच्चों को बेहद खास बनाता है, तेज बनाता है। जेन जी संवाद के इस ट्रांजिशन का सबसे बड़ा गवाह रहा। तो यही एज ग्रुप खल को यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हर क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने को तैयार बैठा है। अब देखिए, मुद्दे की बात करते हैं कि हम जो ये सारी बात कर रहे हैं कर क्यों रहे हैं। हम जेन जी का जिक्र आज आपसे क्यों कर रहे हैं, वो भी तब जब देश पे लोकसभा चुनाव है, चुनाव प्रचार चरम पर है, दूसरा फेज चुनाव का हो चुका है और आगे के फेज बचे हैं। तो ऐसे में हम आपसे आज जेन जी की बात क्यों कर रहे हैं। ये जो चेहरे आपने कुछ देर पहले वॉल पे देखे थे, जिनको हम आज जेन जी की कैटेगरी में कह रहे हैं, ये सब आपको चुनाव प्रचार के दौरान जमीन पर, ट्रैक्टर पर, सड़क पर दिख रहे होंगे। लेकिन इनकी ताकत बताते हैं, जो जेन जी क्या है उसकी ताकत। पिछली बार बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख 70,000 लगभग 870 वोट मिले थे। और क्या आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव में 20 से 29 साल के युवा वोटर की संख्या 20 करोड़, तो 18 और 19 साल के वोटरों की संख्या करीब 2 करोड़ है। मतलब अगर 29 साल तक के वोटर एक तरफा होकर किसी भी पक्ष के लिए वोट डालते हैं तो फिर उस पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये इंपैक्ट, ये ताकत आपको बताना चाह रहे हैं और इसी से जोड़कर आज पूरा शो करेंगे कि ये जेन जी की ताकत क्या है। अगर इन्होंने ठान ली और एकजुट हो गए तो उस पार्टी की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 2024 चुनाव चल रहा है। चुनाव में जो वोटर पहली बार मतदान करेंगे वो है जेन जी। वही इस बार के चुनाव में इस उम्र के कुछ चेहरे काफी एक्टिव हैं। कुछ चेहरे हमने आपको दिखाए, कुछ चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो कुछ खुद चुनावी मैदान में किस्मत भी आजमा रहे हैं। देखिए, अब जो हम प्रत्याशियों की बात करेंगे या चुनाव प्रचार में उतरने जो जितने भी चेहरों की बात करेंगे जो उतरे हुए हैं, तो आज हमारा मसला परिवारवाद से नहीं है, उनके परिवार से, या फिर ना कोई राजनीति से पहले सक्रिय है, कुछ लोगों के हैं, तो आज परिवारवाद एक मुद्दा नहीं है। लेकिन हम यहाँ परिवारवाद जैसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन काबिल और होनहार बच्चों की जो आगे जाकर देश के लिए नीतियां बनाने वाले हैं। और यही बात पीएम मोदी भी कहते हैं, और सिर्फ कहते नहीं, ये बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का अहम हिस्सा भी है। दरअसल बीजेपी के आप जितने भी बड़े नेताओं को देखते हैं, उनकी पत्नियां मिलकर देश भर में कमल सखी एक मंच चलाती हैं। कई महिलाएं इसका हिस्सा हैं, जो मंत्रियों की वाइफ्स हैं, हिस्सा हैं इसका। ये महिलाएं कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाती हैं। और इतना ही नहीं, इन नेताओं के बच्चों का भी एक ग्रुप है जो बचपन से ही खुद को राजनीति की बारीकियों के साथ धार दे रहा है। अब चलिए आपको देश के 3 सियासी घरानों के 3 बच्चों के बारे में बताते हैं।
पहली है काश्विनी गहलोत। अशोक गहलोत की पोती हैं और वैभव गहलोत की बेटी हैं। क्लास 9 में पढ़ती हैं और अपनी परीक्षा खत्म करके अपने पिता के चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। काश्विनी केवल ग्राउंड ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। आप उनके सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको बड़ी रील्स दिखेंगी, चुनाव प्रचार अपनी मां के साथ करते हुए अपने पिताजी के लिए। और उससे कुछ चंद महीनों पहले वो अपने दादा के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। अब दूसरा चेहरा देखिए, अदिति यादव, अखिलेश और डिंपल यादव की बेटी। अदिति मैनपुरी में लगातार अपनी मां यानी डिंपल यादव के लिए प्रचार कर रही हैं। इंस्टा पर अदिति के 4 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। अदिति यादव विदेश में पढ़ाई करती हैं और फिलहाल चुनाव के लिए भारत आई हुई हैं। तीसरा चेहरा, महाआर्यमन सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं और अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। उन्होंने तो राजनीति कब से देखी है अपने घर में। छोटे सिंधिया कभी समोसे की दुकान पर समोसा तलते हैं तो कभी अपनी मां के लिए साड़ी खरीदते नजर आते हैं, तो कभी आदिवासी परिवार के घर जाकर चूल्हे की रोटी खा लेते हैं। इन तस्वीरों से आप समझिए कि इस जनरेशन में राजनीति को लेकर कितनी परिपक्वता है। जिस जनरेशन को दुनिया केवल मोबाइल और कंप्यूटर के लिए जानती है, पहचानती है, वो दरअसल ऐसे ही हैं। आप तस्वीरों में देखिए, आप जो सोचते हैं कि मोबाइल कंप्यूटर, वो ये भी है। ये जनरेशन सामाजिक ताने बाने को भी भली भांति समझती है। अब आपको 30 साल के कम के उम्र के प्रत्याशियों से भी मिलवाते हैं। उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को टिकट दी है। प्रिया 26 साल की हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट किया है और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने संजना जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया। संजना महज अभी सिर्फ 25 साल की हैं। विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और बहुत कम वोटों से चुनाव हारी थी। 2021 में जिला परिषद की सदस्य बनी थी और उसके बाद राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। बिहार की समस्तीपुर सीट पर लोकसभा जनशक्ति पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं शांभवी चौधरी। सबसे युवा प्रत्याशी हैं। शांभवी के पिता अशोक चौधरी सीएम नीतीश कुमार के करीबी हैं और ससुर कुणाल किशोर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। शांभवी चौधरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और सोशल लॉ से पीएचडी भी की और काफी समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। अब बात करते हैं यूपी। बहुत चर्चित सीट है कैराना। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी ने 29 वर्षीय इकरा चौधरी को टिकट दिया है और इकरा बहुत पॉपुलर है, आजकल बहुत चर्चा में रहती है। इकरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर्स किया है। इकरा कैराना से लगातार तीसरी बार विधायक है। इस समय अगर राजस्थान में सबसे अधिक किसी सीट की चर्चा है तो सीट है जैसलमेर बाड़। वजह आपको बताते हैं। इसकी वजह है 26 साल के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी। हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीता, चुनाव लड़े, चुनाव जीत गया। उनकी रैलियों में आ रही भीड़ ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की चिंता बढ़ाई हुई है और सोशल मीडिया पे तो जबरदस्त उनके फॉलोअर्स हैं। राजस्थान के सामान्य परिवार से आते हैं वो रविंद्र सिंह भाटी। 2019 में एबीवीपी के जरिए छात्र राजनीति में अपनी शुरुआत की थी। इसके अलावा आकाश आनंद, नाम सुना होगा, जो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, वो भी इस चुनाव में काफी सक्रिय हैं। 28 साल के आकाश ने लंदन की एक यूनिवर्सिटी से एमबीए की पूरी पढ़ाई की और कई बड़ी कंपनियों के साथ काम भी कर चुके हैं और 2016 में राजनीति में सक्रिय हैं और आजकल अपने कई बयानों के लिए इंटरव्यूज के चलते चर्चित भी हैं। उन मुद्दों को समझना जो इस जनरेशन के लिए बेहद जरूरी है, यानी जेन जी वोटर्स। अभी तक हमने बात की जेन जी जो सियासत के चेहरे हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति आप किसके लिए करोगे? जेन जी वोटर के लिए। तभी तो बदलाव आएगा, तभी तो नया भारत मिलेगा। तो अगर
जब तक ये ना समझा जाए कि जेन जी वोटर्स नए भारत में क्या चाहते हैं, तब तक ये पूरी कहानी और पूरा मसला अधूरा है। तो देखिए, अगर आप इस जनरेशन की साइकोलॉजी को समझेंगे तब एक बात साफ साफ नजर आती है कि इस पीढ़ी का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। ये पीढ़ी अपनी बातों को अंग्रेजी के मंच पर या अंग्रेजी की 5 लाइनों का इस्तेमाल करती हैं, कपड़े पहनने में स्टाइल के साथ साथ कंफर्ट भी देखती हैं, खाने में टेस्ट को प्राथमिकता देती हैं, तो हेल्थ का भी ख्याल रखती हैं। केवल डे टू डे लाइफ में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी जेन जी की यही सोच है। इस जनरेशन को दिल और मन को बहलाने वाले भाषण बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि जमीनी सच्चाई आकर्षित करती है। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस शो से पहले मैं कई जेन जी वोटर से खुद मुलाकात करके बातचीत करके इस शो को हमने तैयार किया आपके लिए। मिलावट के इस दौर में जेन जी सियासी मुद्दों में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी खोज रही है। करप्शन फ्री पॉलिटिशियन होना चाहिए, जाति से हट के देश का विकास करे। सर मोस्टली तो सबको ये चाहिए कि रोजगार सभी को मिलना चाहिए, हमारे आम जनता की परेशानी को समझ सके। सुना आपने, ये वो बच्चे हैं जो कम उम्र में अपने पैरों पर खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमाते हैं। अब समझिए कि आखिर जेन जी को कौन से चुनावी मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं। और ये जेन जी वो हैं या तो वोट कर रहे हैं पहली बार या फिर अगले 15-20 साल की राजनीति में प्रभाव रखेंगे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि नेता करप्शन फ्री होना चाहिए, जो नेता हो वो धरती से जुड़ा होना चाहिए। और विद्यालय और विश्वविद्यालय खुलवाए ताकि हर एक घर में शिक्षा पहुंचे। जेन जी की बातें सुनिए आपने, ये तमाम वो बातें हैं जो आपको हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब आपको वो 10 मुद्दे बताते हैं जिसके जरिए जेन जी नेता राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं और जेन जी वोटर सियासी दलों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। देखिए, लिबर्टी, आजादी चाहिए। आज के बच्चे बेहद कम उम्र से ही अपने भविष्य को लेकर सजग रहते हैं। इंटरनेट की दुनिया में जानकारी का कोई अभाव नहीं है, भंडार है, और इसका इस्तेमाल करके अपने करियर को चुनते हैं। इसके साथ ही कपड़े पहनने और खाना तक में जेन जी के बच्चे लिबर्टी ढूंढते हैं और सियासी दलों से भी ये बच्चे यही उम्मीद करते हैं। ये खास बात है कि इनको सरकार का थोपा हुआ जबरदस्ती का कोई फैसला रास नहीं आता। ये पीढ़ी भावना में बहकर नहीं बल्कि रैशनल तरीके से ही सही या गलत का फैसला करती है और इसीलिए सरकार के फैसले में भी रैशनैलिटी खोज रही है। अब बात है ट्रांसपेरेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी पारदर्शिता। जैसे हमने आपको बताया कि जेन जी उस पीढ़ी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है जो पूरी तरीके से डिजिटल युग में ही जी रही है। आज के बच्चे टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन नहीं जाते हैं, बिल जमा करने के लिए किसी दुकान पर नहीं जाते हैं, अपने फेवरेट फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर कतार में नहीं खड़े होते हैं। ट्रेन, बस, होटल, कैब, खाना, ये सब कुछ उनकी पहुंच से बस एक मोबाइल एप्लीकेशन की दूरी पर है। यही साइकोलॉजी है कि वो सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी की भी उम्मीद रखते हैं। किसी काम के लिए दफ्तर में चक्कर काटने और फिर उस करप्शन के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहते हैं। क्लैरिटी चाहिए, सिंपल चाहिए और सिफारिश भी नहीं चाहते हैं। हम नौकरियों की बात भी आगे करेंगे और वही करप्शन के चलते जेन जी को काफी निराशा होती है जो वो नहीं चाहते। यही वजह है कि जेन जी सेंट्रल एजेंसी, जुडिशरी सिस्टम को भी आजाद देखना चाहते हैं। आरक्षण, देखिए, ये पीढ़ी ना अपने दोस्त चुनने में भेदभाव नहीं करती। ये पीढ़ी कहीं खाने से पहले उस घर के लोगों का धर्म या जाति भी नहीं देखती और यही वजह है कि जेन जी को राजनीति में या सियासी भाषणों में आरक्षण जैसे मुद्दे पसंद नहीं है और ना ही वो आरक्षण की बात पर वोट करेंगे। बराबर, इक्वालिटी, जो अच्छा करे वो आगे जाए। और सबसे बड़ी बात, ये फ्रीबीज का मुद्दा आज की जनरेशन को नहीं पसंद। मुफ्त नहीं, उपयुक्त। जैसे हमने आपको बताया, जेन जी के बच्चे आज कम उम्र में ही सही सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, डिग्री के दम पर नौकरी ले रहे हैं, इनोवेशन के साथ कनेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया की कमाई लगातार अपने नए नए आवाम ढूंढ लेते हैं। और ऐसे में समझना जरूरी है कि इनको फ्री में कुछ नहीं चाहिए।
बल्कि जेन-ज़ी के लिए मुफ्त से ज्यादा अहमियत है उपयुक्त रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। ये बात अलग है कि जेन-ज़ी का एक बड़ा तबका सही उम्र में खुद को सेटल कर लेता है, लेकिन इसके लिए रोजगार के मौके बेहद जरूरी हैं, जो सरकारें अपने अलग अलग तरीके से युवाओं को लुभाने के लिए करती है, देती भी है, लेकिन रोजगार हमेशा मुद्दा है कि एक बड़ी मात्रा में रोजगार नहीं मिला। पर यहां रोजगार का मतलब नौकरी से नहीं है। ये जेन-ज़ी को सरकारी नौकरी ही सिर्फ रोजगार नहीं है। ये वो दौर आ गया है जहां युवा सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि युवाओं के लिए अच्छी कमाई, अच्छा लाइफस्टाइल ये बेहद मायने रखता है, ईज ऑफ लिविंग, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और ये तब होगा, उनको लगता है कि जब करप्शन फ्री चीजें होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी। हालांकि इस चुनाव में हमने करप्शन जैसा मुद्दा सरकार के लिए नहीं सुना, तो पुराने मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, तो हम शायद उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। अब बात है हेल्थ एंड एजुकेशन। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो आज़ादी के बाद से ही हर चुनाव में केंद्रित रहते हैं, लेकिन बाकी सेक्टर की तरह हेल्थ और एजुकेशन में हिंदुस्तान ने वो मानक हासिल नहीं किया है जो उसे करना चाहिए था, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन हर नागरिक का हक है। उसके लिए हम चिंता करके सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं कि बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, तो बच्चा पैदा हो गया, पढ़ाना है इसलिए कमाना है। ये एक बहुत बड़ा, पूरी जिंदगी में कमाई का माँ बाप का पैसा चला जाता है, और बुढ़ापे में हम पैसा संजोते हैं घूमने के लिए नहीं, हेल्थ के लिए। तो आज का युवा काफी अवेयर है, जो समझता है कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने का सरकार की जिम्मेदारी है, और वोट डालते वक्त जेन-ज़ी के मन में ये बात जरूर रहेगी। और इसलिए अगर पार्टियों को जेन-ज़ी वोटरों की जरूरत है तो इन दो सेक्टर में काम करना होगा। ये मुद्दे हमने बच्चों से बात करके लिए। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं एक बच्चे से मिली, 15 साल के युवराज शर्मा से, जो अभी 10वीं की एग्जाम देने के बाद 11वीं में आए हैं, और उन्होंने बिना सांस लिए मुझे 10 मुद्दे ऐसे गिना दिए जो शायद मैं 15 साल के, 16 साल के बच्चे से उम्मीद नहीं करती। तब मुझे लगा कि शायद मुझे इस मुद्दे पर बात करनी जरूरी है। युवराज शर्मा ने जुडिशरी से लेकर, ट्रांसपेरेंसी से लेकर, फ्रीडम से लेकर, एजुकेशन, हेल्थ से लेकर सब मुद्दे पर बात की। तो 15 साल से लेकर 28 साल के लोगों के बीच हम गए, उनसे मुद्दे समझे, वो क्या चाहते हैं, और फिर हमने देखा परस्पर इतने सारे युवा चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं या प्रचार में, इसलिए हमें लगा कि हमें ये बात करनी चाहिए। सुनकर मुझे हैरानी हुई उन बच्चों से कि आखिर 15 साल का बच्चा इन मुद्दों पर कैसे बात कर सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने घर के बच्चों से अगर पूछेंगे ना, तो वो भी आपसे इन्हीं मुद्दों का जिक्र करेंगे। विदेश नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत खुश हैं कई बच्चे कि आज हम देश विदेश में भारत का नाम है, लेकिन आजकल के बच्चों का, जेन-ज़ी का विदेश नीति पर भी खासा फोकस रहता है। पॉलिटिकल कॉरिडोर के इस एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि कैसे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के डिजिटल नॉलेज के को उस बात को बड़े गर्व के साथ शेयर करते हैं। दरअसल जेन-ज़ी के बच्चे भी ये गर्व की भावना उन्हें होती है। पढ़ाई, खेल, पेंटिंग, गाना, अलग अलग क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करना उन्हें अच्छा लगता है। वैसे ही भारत की बढ़ती ताकत और अलग अलग सेक्टर में हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस भी जेन-ज़ी के बच्चों को बेहद अट्रैक्ट करती है, और ये एक मुद्दा है जिसके लिए आज की जनरेशन बहुत खुश है आज की सरकार से। अब परिवारवाद की बात करेंगे। आजकल हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हैं जहां बच्चे अपने माँ बाप के पेशे या व्यापार से इतर खुद की काबिलियत पर कुछ करने का जज्बा रखते हैं, वो फॉलो नहीं करते जनरेशन बाय जनरेशन। जेन-ज़ी नेताओं का जिक्र करते हुए मैंने आपको बताया कि कैसे बड़े नेताओं के बच्चे ने पहले पढ़ाई पूरी की और फिर राजनीति में कदम रखा, ताकि उनकी काबिलियत पर कोई उंगली ना उठा सके। हाँ, आज के नेता जरूर ये बात कहेंगे कि वो जमीन से जुड़े नहीं हैं, वो गांव की तकलीफों को क्या समझे, वो वक्त के साथ आएगा, और ये एक डिबेटेबल इशू है। जेन-ज़ी के बच्चे जो सोच उनकी जो है ना, वो ऐसे ही हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर कर राजनीति में आ रहे हैं, और इसलिए राजनीति में परिवारवाद जैसा जो मुद्दा है वो उनको नहीं चाहिए। परिवारवाद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, जहां कोई नेता का भाई भतीजा बिना काबिलियत के किसी पद को संभाले
तो वो जेन जी वोटरों की बात नहीं समझ सकता, क्योंकि उनको सब विरासत में मिला है। देखिए 1951-52 में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव हुआ और अब 18वीं लोकसभा के लिए जनता वोट करने जा रही है। तब से लेकर अब तक, पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा या सबसे कॉमन मुद्दा रहा है तो वो है यूथ। अब सवाल है कि देश की तरक्की में जितना योगदान युवाओं का रहा, क्या युवाओं को उसका सही रिटर्न मिल सका, या एक बार फिर युवा केवल सियासी दलों के लिए ही वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। 2024 चुनाव में विकसित भारत 2047 की जो हम बात करते हैं, एक ऐसा मुद्दा है जो युवाओं को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। आज हमने जिस जेन जी की बात की वो 2047 में 34 से 60 साल की उम्र की होगी। स्वाभाविक है, देश को विकसित बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान होने वाला है और विकसित भारत का सबसे अधिक लाभ भी इसी जेन जी को मिलेगा और इसके लिए नीतियां बनाएंगे जेन जी के बच्चे, जिनकी फोटो हमने शुरुआत में बताई थी, और वैसे कई नेता जो आज चुनावी मैदान में हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या जेन जी नेता खुद को जेन जी वोटर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य को छूने के लिए ये चेहरे काफी अहम हैं। उम्मीद है कि ये चेहरे केवल अपनी सियासी जमीन नहीं बनाए, बल्कि अपने हम उम्र वोटरों की जरूरतों को समझेंगे और हिंदुस्तान को नई दिशा और दशा देंगे, क्योंकि सियासत के जेन जी को फलक तक बिठाने में सियासी वोटरों का बड़ा अहम योगदान होने वाला है। लेकिन ये पूरी कहानी साकार तब होगी जब जेन जी वोटरों के मन की बात, मुद्दे, इच्छाएं, ख्वाहिशें जमीन पर लागू हों।